कोरोना महामारी, सियासत भारी। जी हाँ, बात मुद्दे की में आज यही है विषय। मैं हूं अविनाश। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। कमलनाथ के बयान पर जिस तरह से बयानबाजी होना शुरू हुई है, शिवराज सिंह चौहान भी मुखर हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वो देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा भारत कोविड, अब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, इंडियन कोरोना वाला बयान देना, क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या कमलनाथ को शोभा देता है? क्या श्रीमती सोनिया गांधी जी आपको शोभा देता है? कमलनाथ जी ने ये देशद्रोह का काम किया है। पूरी दुनिया कह रही है कि ये चाइनीज वेरिएंट है और हम कह रहे हैं कि ये इंडियन वेरिएंट है। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पहले महान था, अब कोरोना हिंदुस्तान हो गया। कमलनाथ जी ने किसानों को भड़काने का काम और वर्ग संघर्ष करने का काम किया। हम पहले से कहते आए, चाहे वो किसान आंदोलन हो या किसी भी तरह का धर्म और जाति के विभेद की बात हो, कांग्रेस ने हर समय इस बात को स्थापित किया है कि वो हिंदुस्तान की आबो हवा को बिगाड़ने का काम करेंगे। और आइए इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। राकेश सिंह यादव हैं, कांग्रेस नेता हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। धैर्यवर्धन शर्मा है, बीजेपी प्रवक्ता हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं। चैतन्य जी, आपका बहुत स्वागत। ये जो पूरा कोरोना काल में जो जिस तरह की सियासत मध्य प्रदेश में जारी है, ये कितनी जायज़ है, कितनी लाजमी है, यही चर्चा का विषय है। धैर्यवर्धन जी, सबसे पहले आपसे चर्चा शुरू करूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का बयान आता है, उसके बाद फिर लगातार उसका पलटवार किया जाता है। मौजूदा कोरोना काल में इस तरह की राजनीति को क्या कहेंगे? देखिए, संकट काल में सभी लोगों को बहुत बड़ा दिल करना चाहिए, क्योंकि यह विपदा का काल है, यह महामारी का काल है। इसमें हमें लड़ने से ज्यादा एकजुट होकर के लोगों के प्राणों की रक्षा करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। और भारत का इतिहास इस मामले में बड़ा स्वर्णिम रहा है, बड़ा शानदार अतीत है कि जब जब देश पर संकट आया है, तब तब विपक्ष ने सत्ता पक्ष के साथ कदम तारीफ किया है। अटल जी इस देश के विपक्ष नेता रहे हों या दूसरे नेता रहे हों, श्रीमती गांधी जी का समय हो, चाहे नेहरू जी का काल हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी का समय हो, हर समय विपक्षी नेताओं ने हमेशा संकट काल में देश का साथ दिया है। पर कांग्रेस उल्टी कहानी पड़ रही है, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे इनके और नेता हो। ये सब इस समय कुछ ना कुछ राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इस हद तक गिरने पर उतरे कि भले ही भारत की साख दांव पर जाए। आज इस बात से कि इतने कम समय में कोविशील्ड बनकर के लगना प्रारंभ हो गया। ये इसलिए भी खुश नहीं है कि कोवैक्सीन प्रारंभ हो गया, खुश नहीं है 2DG नामक ड्रग इस देश में जो जिन 42% 3 दिन के अंदर सबको हटा लिया गया। इसलिए भी खुश नहीं है कि विराफिन, आयुष 64 और टोनाडोल जैसी तमाम दवाइयां इस समय हमारे शोधकर्ता वैज्ञानिक के लिए मैदान में आ गए हैं। जब हम पूरी की पूरी दुनिया चाइना से क्रोधित है, चाइना से सवाल जवाब कर रही है और चाइना कटघरे में, तब ये चाइना के प्रति अपनापन दिखा रहे हैं और लोग आश्चर्यचकित भक्ति पर चाइना से चंदा लेते हैं। इसका सबूत पूरे देश ने, चीन की पार्टी ने, जो वह सरकार में, इसलिए ये मुझे तो लग रहा है किसी एजेंडे कर तक के सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। कमलनाथ जी नेता से की बयानबाजी पूरे मध्य प्रदेश को कर रही है, सिर शर्म से झुक भी रहा है। चलिए, राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने क्राइम ब्रांच में एसपी के साथ सामने जो है, यहाँ के पुलिस अधीक्षक के सामने कमलनाथ जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। और जिस तरह से
उनके बयान को कहा जा रहा है कि उन्होंने कोरोना को भारत का वेरिएंट बताया है। ऐसी स्थिति में जब पूरे देश को, सारे राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस महामारी से लड़ना चाहिए, इस तरह की राजनीति जो हो रही है उसको क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आज सिर शर्म से झुका हुआ है। आज हम ऐसे देश में रह रहे हैं जिस देश के प्रधानमंत्री की वजह से, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की वजह से आज कोरोना संक्रमण के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां हमें कभी नहीं पहुंचना था। ये देश और प्रदेश, जो कमलनाथ जी ने शब्द बोले हैं, एक एक शब्द सही है, एक एक शब्द ऑथेंटिक है, एक एक शब्द रिकॉर्ड पे है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ना तो उसको कभी पढ़ते हैं, ना कभी इंटरनेट पे देखते हैं कि देश के क्या हालात हो गए हैं। 29 अप्रैल को WHO ने घोषित किया है भारतीय वेरिएंट सबसे खतरनाक है, 17 देशों को प्रभावित कर चुका है। ये WHO का अधिकृत है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, ये हवा में नहीं बोल रहा हूं। आप गूगल कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा, और आप बोले तो मैं यहां भी दिखा सकता हूं। उसके बाद भी यहाँ के जो मंत्री, जिनको हम बहुत समझदार बोलते हैं, विश्वास सारंग जी, वो एक थाने में कंप्लेंट देने जा रहे हैं। अरे थाने में कंप्लेंट देना है तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ दीजिए, जिनको WHO के समक्ष अपना पक्ष रखना था कि भारतीय वेरिएंट खतरनाक नहीं है कोरोना का। वहां तो चुप रहे क्योंकि चंदा लेना है, वहां से पैसे लेना है, WHO की खिलाफत नहीं कर सकते। 29 तारीख को जब ये घोषणा की गई कि भारतीय वेरिएंट इतना खतरनाक है कि 17 देशों में प्रवेश कर गया है, इसलिए सारी फ्लाइट वगैरह सब कुछ रोका जाए, और वो रोका गया। केजरीवाल ने भी यही चीज बोली है, कमलनाथ जी ने तो ऑथेंटिक बोली है। तो जो सच है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देश का जो मान सम्मान था वो समाप्त हो गया है कोविड की वजह से। अब अभी तक चाइना कोविड, यूके का स्ट्रेंथ, यहाँ का स्ट्रेंथ सुनते थे, अब भारतीय वेरिएंट सुन रहे हैं। किसकी वजह से? केंद्र सरकार की वजह से। केंद्र सरकार अपना पक्ष ही नहीं रख पाई WHO के सामने। और आज मध्य प्रदेश की राजनीति में यहाँ के नेता जो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि WHO क्या है और कहां पक्ष रहना था, वो कमलनाथ जी के खिलाफ FIR कराने जा रहे हैं। हास्यास्पद है ये। ऐसा लगता है कि इतनी छोटी राजनीति ऐसे समय पे कर रहे हैं जब आपको ऑक्सीजन, बेड, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था करना थी, वो आप कर नहीं पाए। आप बोल रहे हैं 30 तारीख को हम अनलॉक कर देंगे। ये प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने 1 साल से लॉक अनलॉक करने के लिए बने हैं, इनका और कोई काम नहीं है। कोरोना आता है, ये लॉक कर देते हैं, फिर 2 महीने बाद खुशी खुशी आते हैं, अब कम हो रहे हैं पेशेंट, अब अनलॉक कर देंगे, फिर 15 जून को फिर लॉक कर देंगे। योजना क्या है महाराज जी? योजना क्या है? कैसे रोकेंगे कोरोना संक्रमण 1 तारीख के बाद? कोई रोड मैप है? कोई प्लान है? कुछ भी नहीं। कलेक्टर को बोला तुम देख लेना, कलेक्टर ने तहसीलदार को बोला तुम देख लेना, तहसीलदार ने पटवारी को बोला तुम गांव देख लेना, फिर वापस 15 तारीख को लॉकडाउन हो जाएगा। जब तक सरकार और जब तक केंद्र सरकार इस बात की गंभीरता को नहीं समझेगी कि कोरोना वायरस को किस तरीके से रोकना है, कैसे हमें हमारा प्रेजेंटेशन रखना है जनता के सामने। राकेश सिंह जी, देखिए, सवाल उठाना एक अलग बात है, और जिस तरह की बात आप कह रहे हैं, इसमें आपके क्या सुझाव हैं? आपने और आपकी पार्टी ने इस वक्त कोरोना से, महामारी से लड़ने में क्या योगदान दिया, उसका भी थोड़ा सा उल्लेख करेंगे, सुझाव देंगे? आपकी सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं है। आप जो कहना चाह रहे हैं, आपके हिसाब से चले तो कोरोना थम सकता है? जी बिल्कुल, मेरा यह कहना था कि अगर आप सुझाव तो ले सकते हैं, हमारी बात मत माने, हमारी बात बिल्कुल मत माने कि हम जो बता रहे हैं उससे आप मानेंगे तो सरकार में आपका मान सम्मान घटेगा। कोरोना रोकने के लिए जो सबसे पहला प्लान 1 तारीख के बाद करना है कि किस तरीके से बाजार अगर आप खोल रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, और अनलॉक के बाद वहां जो लोग आएंगे उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा, इसका कोई नियम आपने बनाया? नहीं बनाया। दूसरी बात, जितने नॉन सिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट हैं, जिनके सिम्टम्स नहीं है, वो पूरे बाजार में सब जगह घूमेंगे, उनको रोकने का, उनको आपको आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका आपके पास है? आपने नहीं बनाया। हम सुझाव देते हैं कि आप थर्मामीटर खरीदिए, हर पुलिस वाले के हाथ में थर्मामीटर दीजिए, हर चौराहे पे वो चेक करेगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा आएगा उसको पब्लिक से अलग करेगा, उसकी जांच होगी, RT-PCR होगी। राकेश सिंह जी, वाले को डंडा खोल देना। राकेश जी, आपके पास लौटूंगा, और रहा सवाल यही होना भी चाहिए, एक स्वस्थ राजनीति। जी डिबेट को आगे बढ़ाएं। एक बात कह दी जरा सी में, अभी राकेश जी ने बोला कि WHO ने कहा कि इंडियन वेरिएंट, देखिए डबल म्यूटेंट शब्द का प्रयोग हुआ है,
उसको कहीं भी इंडियन वेरिएंट नहीं किया। ये आप भी कंफर्म कर दीजिए प्लीज। ये मैं आपको बता देता हूं, आप देख लीजिए, मैं कोई मन से नहीं बोल रहा हूं ये सारी चीजें। ये देख लीजिए, अगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो और गूगल कर लीजिए, ये WHO के जो निदेशक हैं वो बोल रहे हैं भारतीय वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट। प्रधानमंत्री जी को इसमें आपत्ति लेना थी, वो चुपचाप बैठे रहे 29 तारीख से। जी ऐसा आप खुद देखिए, देख लीजिए, मैं कोई मेरे मन चलिए से मैं अभी जवाब दूंगा। देखिए राकेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाने दीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। चैतन्य जी, आप भी सुन रहे हैं, और जिस तरह की बात होना चाहिए, जिस तरह की स्वस्थ राजनीति होना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात होना चाहिए, वो कम दिखाई दे रहा है, और दोषारोपण जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। अभी राकेश सिंह जी कुछ सुझाव दे रहे थे, यही बात होना चाहिए। इसी दमदारी से यदि आप सरकार के सामने अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो बात बनती दिखाई देती है। लेकिन सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर देना सरकार को या किसी भी व्यक्ति विशेष को, यह ठीक नहीं है। क्योंकि कोरोना महामारी के जो दूसरी लहर है, उसका जो परिणाम हम और आप सब देख रहे हैं, उसके लिए जवाबदार जितनी सरकार है उतने हम और आप भी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही और चूक जो है वो ही इसका सबसे बड़ा कारण है। और आने वाले समय में हमें इन सब चीज़ों को कितना एहतियात बरतना है, कितनी सावधानी बरतना है, जब तक कोरोना जड़ से समाप्त नहीं हो जाता तब तक क्या नियम कायदे होंगे, यही सब कुछ चीज़ों पर चिंतन मंथन सरकार भी कर रही है, और सवाल उठाए भी जा रहे हो, किए भी जाना चाहिए। लेकिन एक दूसरे पर दोषारोपण इस मौके पर ये कहां तक लाजमी है? चेतन जी क्या कहेंगे? जी जी बहुत ही खतरनाक जी ठीक है। अभी ये कुछ जो आपके आंकड़े हैं वो गिरे हैं, लेकिन वो कैसे गिरे हैं, क्यों गिरे, इसके पीछे भी बहुत से कारण है। हो सकता है कि आपके टेस्टिंग कम हो रही हो, जी इसलिए भी आंकड़े गिर रहे हो, या हो सकता है कि उसका असर खत्म हो गया, तो ये भी एक जांच की बात है। सवाल इस बात का है कि अभी आप देखिए कि दोनों पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स कर रही है। अगर सरकार को नहीं घेरेगी विपक्ष, तो सिर्फ विपक्ष का मतलब है, और अगर सरकार विपक्ष पे हमला नहीं करेगी तो फिर सरकार को अपना बचाव कैसे करेगी वो। अभी जब से दमोह का चुनाव हुआ है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। एक लंबे अंतर से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है, और अब बीजेपी को ये लगने लगा है कि एकमात्र चेहरा जो है वो है कमलनाथ का कांग्रेस, तो उनको किसी तरह से घेरा जाए। दूसरी तरफ कमलनाथ पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं, वो समझ गए हैं कि राजनीति में करना पड़ता है। जब तक वो केंद्र में थे तब तक उनके इस तरह के कोई बयानात नहीं आते थे, लेकिन अब केंद्र में राज्य सरकार में वो राजनीति कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि हमको किस स्तर पर जाके बयानबाजी करना पड़ता है। बात क्या है कि अगर वो कह रहे हैं कि विदेशों में इसकी निंदा हो रही है, तो ये संदेह नहीं है कि बहुत सी जगह से इस तरह के मामले आए सामने। आप देखिए सिंगापुर में भारतीयों के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार होने लगा है, उनसे बात नहीं कर रहे हैं लोग, तो इंडियन वेरिएंट की बात आई तो है, अब वो कितनी सच्चाई उसमें ये बात कंफर्म नहीं है। जैसे बता रहे थे आपके कांग्रेस भारतीय वेरिएंट आई है, ये भी कहा गया है। उसके कारण दूसरे देशों में निश्चित तौर पर जो भारतीय वेरिएंट थे उससे कहीं ना कहीं, जैसे पहले आप देखिए कि चीन से वेरिएंट आया था, तो चीन को लेके भारी बदनामी थी पूरे विश्व। इस तरह की स्थिति अभी भारत में है, लेकिन हमें ये बात कि उन्होंने जो कहा उसमें ये भी है कि हमारे देशों में ये भी है, लेकिन ऐसे समय में मुझे लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकमात्र देश ये बनाना चाहिए कि हमें सरकार को भी चाहिए कि भाई जो हमारा विपक्षी है या विपक्षी नेता है उससे हम बैठ बात करें, उनसे सुझाव लें, उन पे हम कार्यवाही करें। आप अपने तरफ से जो कुछ कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उनके पास भी बहुत से ऐसे सुझाव हो। बिल्कुल इस तरह का जो सामान्य की बात है वो मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि और सही बात तो यह है चैतन्य जी, इस तरह के यदि बयान है उनका असर कितना व्यापक होता है, ये जैसा आपने एक उदाहरण भी दिया कि भारतीयों को एक अलग निगाह से या शक भरी निगाह से या
उन पर किसी किस्म की कोई छीटाकशी करने के भी मामले सामने आए। तो इस तरह के बयान जब है उससे कहीं ना कहीं हमारी भारत की छवि भी धूमिल होती है। तो जो जिम्मेदार राजनेता हैं उन्हें कोई भी बयान देने से पहले, ठीक है सियासत अपनी जगह है, की जाना चाहिए, लेकिन उसका जो असर है आम जनता पे ना पड़े, हमारे देश की छवि धूमिल ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और धैर्यवर्धन जी, चेतन जी आपके पास लौटूंगा। धैर्यवर्धन जी, ये जो बात है कि सरकार को भी चाहिए कि थोड़ा, यदि वो जो कुछ भी कर रही है इस महामारी के दौर में देश की जनता को इस संकट से उबारने के लिए, तो थोड़ी पारदर्शिता उसे भी रखना चाहिए। जैसा अभी राकेश सिंह जी भी कह रहे थे कि अनलॉक होगा तो किस तरीके से होगा, उसके बाद जब लोग भीड़ जमा हो जाएगी तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, किस तरह के नियम कायदे बनेंगे, तो उस पर भी यदि, और जनता भी चाहती है कि यदि अनलॉक होता भी है अगले महीने से हमारा मध्य प्रदेश, तो जो आम जनता के लिए किस तरह के नियम कायदे बनाए जाएंगे, क्या सख्ती बरती जाएगी, क्या बिल्कुल जैसे पहली लहर के बाद छूट दे दी गई, उसका परिणाम हमने देख लिया। तो अब सोच समझ के और फूक के कदम रखने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी क्लियर करना चाहिए और पारदर्शिता बरतना चाहिए। क्या कहेंगे? जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा, पर पहले मैं राकेश जी की बात को थोड़ा आगे तक ले जाऊं। इंडियन कोरोना और इंडियन वेरिएंट दोनों में बड़ा अंतर है। वेरिएंट तो कई हो सकते हैं, वो शिवपुरी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, मद्रास और कोलकाता वेरिएंट तो न्यूयॉर्क और अहमदाबाद कहीं भी पैदा हो सकता है। इसलिए मुझे लग रहा है सोच समझकर हमें बोलना चाहिए। देखिए, WHO ने भी कहा है कि इट सेड study show the B.1.617 mutation spreads more easily than other variants and requires further study. The variant has already spread to more than 30 countries, the WHO says. तो मेरा ये कहना कि वेरिएंट तो चेंज होते रहेंगे, पर वो इंडियन कोरोना है। हम इस बात पर आपत्ति की है कि कमलनाथ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय वेरिएंट कोरोना का ही है। भारतीय वेरिएंट बोला WHO ने, आया तो चीन से ना राकेश जी, लेकिन बोलने में अंतर होता है। भारत का कोरोना कह देना छवि जी। दूसरा प्रश्न आपने किया है जो मुझसे, मैं बताना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी ने अपने सिर पर नहीं लिया सारा का सारा कि हम अनलॉक कर देंगे। तो जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश स्तर से लेकर संभाग स्तर से लेकर जिले से लेकर नीचे गांव तक आपदा प्रबंधन समितियां बनाई गई है। और कांग्रेस पार्टी के विधायक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, सारे जनप्रतिनिधि भी, समाज से भी लोग प्रबंधन समितियों की हैं। वो आपदा प्रबंधन समितियां ये तय करेंगी कि सरकार की मंशा खोलने की है, हमें क्या क्या चाहिए, या हमारे पर्टिकुलर सिटी के किसी पार्ट में या पूरे शहर में अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है, तो वहां पर उसको मान सकते हैं। ऐसे तमाम अधिकार आपदा प्रबंधन समिति को इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने दिए हैं कि आप अपनी कंपनी करें, और जैसा राकेश जी सुझाव दे रहे हैं, ऐसे तमाम सुझाव छोटे जनप्रतिनिधि देंगे, उस पर अधिकतम पर अमल होते, ये निर्णय भी उन्हीं को करना। जी राकेश जी, कहां तक उचित समझते हैं इस वक्त सियासत? कोई भी बात सोच समझ के कही जाना चाहिए, और रहा सवाल सुझावों का, तो सुझावों का स्वागत सरकार करे, ये भी बहुत जरूरी है। और फिल वक्त इन तमाम बातों को भूल के कि विरोध करना है, हम विपक्षी हैं तो विरोध करना हमारा धर्म है तो हम विरोध करेंगे, इस बात को भूलकर एक स्वस्थ परंपरा का हम यदि निर्वहन करें और इस संकट से उबरने के बाद बाकी चीजों को देखा जाए तो कितना बेहतर होगा। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज कांग्रेस संकट में जनता के प्रश्न उठा रही है, संकट में जनता के साथ खड़ी है, और ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि अगर आज जनता तकलीफ भोग रही है, उनको तकलीफ हो रही है, तो वो बात हम सरकार को कहें, और इसमें सरकार को बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें बुला के बात करना चाहिए। आप अभी चर्चा कर रहे थे आपदा प्रबंधन कमेटी में, दोनों महानुभाव, दोनों ज्ञानी है बहुत। आपदा प्रबंधन कमेटी का यह मतलब होता है कि ऐसी मेडिकल आपदा में किसी भी प्रबंधन कमेटी में कानून व्यवस्था के लिए 2-3 वकील लिए जाते हैं, मेडिकल व्यवस्था के लिए डॉक्टर्स लिए जाते हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछता हूं, मध्य प्रदेश में एक भी आपदा प्रबंधन कमेटी में लोकल स्तर का कोई डॉक्टर, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई वकील आपने लिया है? सारे नेता गुंडे बदमाश आपदा प्रबंधन कमेटी में जो कालाबाजारी करते हैं।
वो किसी भी पार्टी के हो। देखिए, सारे नेता गुंडे बदमाश होते हैं, ये कांग्रेस के चरित्र में शामिल है। ये कांग्रेस ने सिखाया है कि राकेश जी घूम फिर कर बात फिर वहीं आ जाती है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर हमें काम करना है, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आगे आना है, जिस काम के लिए आप लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात घूम फिर कर आ जाती है कि आरोप प्रत्यारोप और अपने से एक दूसरे को लांछित करने का काम कर रहे हैं आप। किया क्या है जो आप बात कर रहे हैं? आपकी जारी कमेटी गुंडों का अड्डा बना हुआ है। एक भी पढ़ा लिखा आज भी नहीं है उसमें, एक भी डॉक्टर नहीं है। आप एक उंगली उठाएंगे, 3 उंगलियां आप पर उठेंगी। राकेश जी सार्थक चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा था। हम अपने चैनल के माध्यम से एक सार्थक बहस करना चाह रहे थे कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए क्या किया जाए, लेकिन आप घूम फिर करके वहीं आ जाते हैं, फिर ऐसी बातें हो जाती हैं। ऐसे में भाई कहां तक यदि यही स्थिति रही तो कहां लोगों की सेवा हो पाएगी, कहां जनता जो है वो आपकी तरफ देखती भी है कि भाई हमारी आवाज विपक्ष उठाएगा, तो किस तरीके से आप उठा रहे हैं आवाज? भट्ट साहब क्या कहेंगे? देखिए, एक लाइन जी, जो नेता शामिल भी गए हैं उनमें तमाम लॉ ग्रेजुएट हैं, उसमें तमाम डेंटिस्ट होते हैं, तमाम एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, तमाम लोगों को जनता के बीच की समझ होती है। कई प्रकार के लोग। चलिए ये वो आरोप लगाएंगे, आप उसका खंडन करेंगे, आप उसके जवाब देंगे। ये बहस का मुद्दा नहीं है, बहस का जी चर्चा एक सार्थक। इंदौर में कौन सा डॉक्टर है बताइए? एक भी नहीं है उसमें। भट्ट साहब आप बोलिए। अरे आप आराम से बात करिए, चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का समय अंतिम प्रतिक्रिया में चैतन्य भट्ट साहब से ले लेता हूं, क्योंकि एक सार्थक बहस करना चाह रहे थे राकेश सिंह जी। बात मैं जो कहना चाह रहा था कि क्यों इस कठिन घड़ी में राजनीतिक अपने से हितों को साधने की जगह हम पीड़ित मानवता की सेवा के लिए आगे आए। वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि यदि कोई सुझाव आते हैं विपक्ष की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से सुझाव आते हैं तो उन पर भी अमल किया जाएगा। आप सीधे ये बात कहने की बजाय आप सीधे गुंडे बदमाशों वाली बातें करने लगे, कहीं की कोई गुंडा है, उसका कोई प्रमाण है क्या? जी, कहां कितने कमेटियों में आपने ऐसे देख लिया? कब अमल होगा? कितने लोग कहने को कुछ भी बात कहना है तो कह दी जाएगी। आपदा प्रबंधन कमेटी आज तक इनकी नहीं और यही आपका रवैया रहता है तो सवाल भी उठते हैं। चलिए भट्ट साहब शिवराज सिंह चौहान होंगे। भट्ट साहब इंदौर के लोग अपनी जो बात किए जाने जाते हैं, मैनेजमेंट कमेटी में जो लोग हैं जी, उसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लोग जी, उसमें ना कोई वकील है, एक आध डॉक्टर है, ना कोई पत्रकार है, ना समाज सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जो जमीन पे काम कर रहे हैं उन लोगों को ना रख के अधिकारी और विधायक और बिल्कुल पार्टी के लोग हैं वो शामिल है। क्राइसिस मैनेजमेंट में वो जो तय कर लेते हैं वो हो जाता है, जबकि वास्तव में जमीन में क्या स्थिति है ये नहीं देखी जाती। और वो लोग जो उसमें शामिल है वो जमीन से जुड़े नहीं है। ठीक है, जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, गुंडे बदमाशों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि गुंडे बदमाश, लेकिन ये ऐसे विशेषज्ञ शामिल नहीं, ये बात सही है भट्ट साहब की भाई जी, जो उस चीज को समझते हो। जैसे आज एक जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट घूमता है 10 बार जाता है बाजार में कि क्या स्थिति है, वो अगर वहां पे रहेगा तो बता पाएगा कि भाई क्या स्थिति है, बिल्कुल कैसे हम सहायता पहुंचा पाए। जो रोजमर्रा के कमाने खाने वाले हैं, जो चाय वाले हैं, जो पान वाले हैं, जो समोसा कचौड़ी लगाते हैं, जो स्थानीय स्तर पर हालातों को बेहतर समझते हैं। जी, देखना जरूरी। ठीक है, आपने और लॉक कर दिया, लेकिन लॉक करने के बाद उनकी क्या स्थिति? ठीक है, आपने 5-5 किलो चावल गेहूं दे दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए पैसा लगता है। तो जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, हमने तो एक बार सवाल भी उठा कि भाई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में कौन से लोग हैं, ये आज तक किसी को नहीं पता है। या तो बीजेपी के विधायक है या कांग्रेस के विधायक है, और एक आध अधिकारी आपने रख लिया है, कलेक्टर बैठ जाते हैं, एक आध आपका CHMO बैठ जाता है। तो इन लोगों के अलावा और भी दीगर लोग हैं, जैसे राकेश जी ने कहा कि डॉक्टर होना चाहिए, आपका वकील होना चाहिए, नहीं, यहाँ एक सुधार की गुंजाइश। व्यक्ति होना। देखिए, मैं मध्य प्रदेश शिवपुरी का रहने वाला, बहुत सी चीजें नई पता लगेंगी और उस आधार पे आप फिर निर्णय लोगे तो वो ज्यादा बेहतर साबित। जी बिल्कुल भट्ट साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। और सवाल राकेश सिंह जी ने भी सही उठाया था, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि ट्रैक से थोड़ा हट गई थी उनकी बात, लेकिन चिंता उनकी भी जनता की सेवा की ही है। जो लोग तकलीफ इस वक्त झेल रहे हैं उनकी ही चिंता की वो बात कर रहे हैं। और यही बात यदि सारे राजनीतिक दल मिलकर यदि इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यदि बेहतर सुझाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो नतीजे बेहतर आएंगे। प्लीज, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं, मैं शिवपुरी का रहने वाला हूं। शिवपुरी में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भी आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, 3-4 पत्रकार भी उसके सदस्य हैं, और तमाम व्यापारी संगठनों के लोग उसके सदस्य हैं। अब वो क्या सब गुंडे बवाली बदमाश है?
ये शिवपुरी की बात है, यदि सारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां जो जिलों में काम कर रही हैं उनमें ये कम से कम ये व्यवस्था होना चाहिए कि जनप्रतिनिधियों के साथ जो है वहाँ के सम्मानीय लोगों को भी जोड़ा जाए, वकीलों, अधिवक्ताओं को और तमाम ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो बेहतर उस शहर के हालातों को और स्थानीय स्तर पर समझते हैं, और मिलजुल कर ही इस महामारी को रोका जा सकता है। एक दूसरे पर लांछन लगा के या एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर तो सिर्फ सियासत हो सकती है, कोई काम नहीं हो सकता। और बेहतर होगा कि इन सब चीज़ों को भूलकर कुछ समय के लिए कोरोना से हम पहले जंग जीत लें, उसके बाद सियासत के लिए वक्त बहुत बाकी रहेगा। चर्चा का समय समाप्त हो गया है, लिहाजा हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। धैर्यवर्धन जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। राकेश जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। भट्ट साहब आपके सुझाव के लिए भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। तो कोरोना महामारी और सियासत भारी, जी हाँ, इस वक्त मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सियासत भी अपनी जो है चरम पर है। जिस तरह से कोरोना ने अपना रूप दिखाया है, अब सियासत अपने रंग दिखा रही है। लेकिन समझना होगा सियासतदानों को कि ऐसे कठिन वक्त में आपसी मतभेद भुलाकर एक बेहतर कोशिश की जाए पीड़ित मानवता को इस संकट से उबारने के लिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।